नमस्कार दोस्तों। एक मुद्दा है जिसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दा हमारे फ्यूचर को डिपेंड करता है। आपने डी डॉलराइजेशन के ऊपर बड़ी बार बात किया होगा कि दुनिया डॉलर से दूर हो रही है और बल्ले बल्ले हो जाएगी, और भारत का जो रुपया है पूरे दुनिया में चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सिक्का है वो सारी दुनिया में चलेगा। ये बड़ी बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, बिकॉज मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूं, कि डी डॉलराइजेशन का क्या हमें फ़ायदा है या नुकसान है। पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं। और जो लोग इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली वो डॉलर को कम नहीं कर रहे, वो युआन को प्रमोट कर रहे हैं कि दुनिया में जो रिजर्व करेंसी है वो युआन हो जाए, यानी कि पेट्रो डॉलर की बजाय पेट्रो युआन हो जाए। मुझे ऐसा लगता है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, और इसके लिए उमेश जी दोबारा से हमारे से जुड़े हुए हैं। उमेश जी, जय श्री राम। जय सिया राम। सर, ये जो पेट्रो डॉलर है, इससे दूर दुनिया दूर होती जा रही है। डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, यूपीआई पूरे दुनिया में छा जाएगा, इसकी बातें हो रही हैं, और बड़े भंगड़े डाले जाते हैं, और इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं कई लोग तो कि मैं हैरान होता हूँ कि यार हो क्या रहा है, और असलियत तो कुछ और ही है पीछे। सर, थोड़ा सा पहले तो लोगों को समझाइए कि डी डॉलराइजेशन एक्चुअल में भारत के लिए बेनिफिशियल है या नुकसान है। आज हम जो भी व्यापार करते हैं विश्व में, वो हम डॉलर के थ्रू करते हैं। डॉलर इज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, बट ये करेंसी को ऑपरेट करता है अमेरिका थ्रू इट्स फेडरल रिजर्व। तो अमेरिका क्या करता है कि वर्ल्ड ओवर सबको डॉलर पकड़ाता रहता है, जिसके कारण उसके कंजम्पशन को हम लोग मीट कर रहे हैं। आज इंडिया एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 680 बिलियन डॉलर है, वो डॉलर में रख रहा है। करीबन 250 से 300 बिलियन डॉलर रख रहा है। तो मतलब एक तरह से अमेरिका का पैसा हमारे पास पड़ा है। ठीक है, हम किसी और को चाहिए तो वो हम उसको डॉलर पकड़ा देते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं। ये एक तरह से प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है, इस हिसाब से वर्ल्ड ओवर डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है। डॉलर का दबदबा इसके लिए है क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड इन ट्रेडिंग, सेटलमेंट एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू ऐसा है कि हम जो भी पैसा कमाते हैं उठा के उसको डॉलर में डाल देते हैं, तो डॉलर का डिमांड बढ़ता रहता है। और इसके कारण अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा शस्त्र हो जाता है कि वो किसी के ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है। वर्ल्ड में ट्रेड होता है आज हम स्विफ्ट के थ्रू होता है। स्विफ्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अलायंस है अराउंड 11,400 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। आपको अगर किसी के साथ ट्रेड करना है, स्विफ्ट का एक मैसेजिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू ही आप कर सकते हो, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है और थोड़ा स्लो भी है। तो आज आपने देखा होगा वेनेजुएला को सैंक्शन किया गया है, ईरान को सैंक्शन किया गया है, और रशिया को सैंक्शन किया गया है। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, रशिया का जो 300 बिलियन डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने कन्फिस्केट कर दिया, और उसी पैसे को वो एड दे रहे हैं यूक्रेन के वो आर्म सप्लाई करने के लिए। तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं रशिया भी ऐसा कोई नौसिखिया नहीं है। उसने भी 2014 में जब उसने सोचा था कि मेरे को क्रीमिया लेना है, एक ही रात में ले लिया। कोई भी वर्ल्ड में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रशिया के पास जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो 6,500 है। अमेरिका के पास सिर्फ 5,850 है। तो आप समझ जाइए, रशिया की इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन की, अमेरिका की इकोनॉमी है 35 ट्रिलियन की। अमेरिका का डेट टू जीडीपी है अराउंड 135%, रशिया का डेट टू जीडीपी है 20%। तो मैं ये सब फिगर्स आपको बात समझा रहा हूँ कि आप समझाने के लिए कि कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है। अब अमेरिका हाउ इज एबल टू मेंटेन जो इतना बड़ा उसका मिलिट्री बेसिस है, 750 या 800 मिलिट्री बेसिस है, और उसका इतना बड़ा बजट क्यों है? क्योंकि अमेरिका इज मोर ओवर ए कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी। वहां पे कुछ बनता नहीं है, वो सिर्फ डॉलर को बनाते हैं, छापते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, और जो पूरी वर्ल्ड वो करेंसी यूज करती है, इसके कारण अमेरिका का जो कंजम्पशन है वो चल रहा है। इसमें 3 कॉम्पोनेंट है। एक तो ट्रेड होता है, एक होता है कि आप जो करेंसी अर्न करते हैं वो वापस डॉलर में रखते हैं, और थर्ड होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो काम हो रहा है ब्रिक्स के अंदर आपको मालूम होगा कि अभी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। लास्ट ईयर उन्होंने 6 कंट्री को ऐड किया था। अर्जेंटीना जो पहले ऐड हुआ था, वहां पे जैसे ही रेजिम चेंज हुआ तो वो बाहर हो गए। अब उधर है इथियोपिया, उसके बाद है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया है,
वो अभी इट्स जस्ट कमिंग एंड इट्स जस्ट एज अ स्पेशल इनवाइटी। ईरान ज्वाइन हो चुका है, फिर बाद में ईरान के बाद और भी 2 कंट्री है जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये सब कंट्रीज जब ज्वाइन कर रहे हैं तो यूएई एंड इजिप्ट। यस, यूएई एंड इजिप्ट। तो यूएई और इजिप्ट ने जैसे ही ये लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इनकी जो इकोनॉमी है कलेक्टिव ब्रिक्स की अभी G7 को राइवल करती है। आपको मालूम होगा इंडिया और चाइना इज अराउंड 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी, और उसमें भी अगर बाकी ये सब कंट्री जोड़ लो तो 42 to 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। एक और एक नोट करिए इसमें, यूएई ज्वाइन किया है, सऊदी अरेबिया ज्वाइन किया है, नहीं है, दोनों जगह है। ईरान ज्वाइन करके रखा है, रशिया है इसमें। ब्रिक्स की कंट्री में यू हैव रिसोर्स रिच नेशन, मतलब जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, जैसे तेल है, आपके पास नेचुरल गैस है, सब है। और इसके अंदर वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट कंजम्पशन इकोनॉमी भी है, चाइना एंड इंडिया। इंडिया जितना करता है चाइना हमसे 3 गुना ज्यादा करता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप चाइना को लग रहा है कि जैसे रशिया को सैंक्शन किया है, यूएस मुझे भी सैंक्शन कर सकता है। आपको जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड के अंदर जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का मार्केट है, अराउंड 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। 2013 में चाइना was holding 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। उसने अभी धीरे धीरे करके $750 बिलियन कर दिया है। और ये जो एक्सेस जो भी रिडम्पशन हो रहा है, मेच्योरिटी हो रहा है, इट इज नाउ फाइनेंसिंग इनटू द, आपने ये देखा होगा ब्रिक्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेशंस को फाइनेंस कर रहा है, टेप ट्रैप कर रहा है अफ्रीका में। आपने देखा होगा हम्बनटोटा पोर्ट को ले लिया, ग्वादर का पोर्ट ले लिया इन्होंने, बांग्लादेश में एक पोर्ट ले लिया है। तो एक तरह से चाइना इज यूजिंग दिस रिसोर्स टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट। और आपने कुछ दिन पहले मुझे 3-4 महीने पहले बताया कि चाइना बहुत जगह से कॉर्न ले रहा है, सोयाबीन्स ले रहा है, इट इज अमासिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्रेन, फूड रिसोर्सेज, और वो नेचुरल रिसोर्सेज का जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा कर रहा है। तो ये डॉलराइजेशन चाइना इसके लिए कर रहा है कि ट्राइंग टू रिड्यूस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एंड इंक्रीज इट्स स्ट्रेटेजिक, जो बोलते हैं ना कंट्रोल, मतलब एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसके बावजूद भी आज भी चाइना के पास 750 से 800 बिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अब चाइना चाहता है कि एक नया पैरेलल सिस्टम बने जिसके अंदर चाइना इज लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड। आप समझ लीजिए कि आपको कुछ भी मंगवाना है, अगर आप रॉ मटेरियल उधर भेजते हैं, आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट तो चाइना से ही मंगाना है। तो चाइना बोलता है कि व्हेन द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई कांट युआन बिकम द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट एम्ब्रिज लेके आया। ये प्रोजेक्ट एम्ब्रिज है क्या? ये कोड ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ट्रायल रन किया है, जिसके अंदर चाइना है, हांगकांग है, थाईलैंड है और इनिशियली यूएई था। इन चारों ने मिलकर इन चारों कंट्रीज की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो और इसके कारण ये जो सिस्टम है, इट इज रनिंग ऑन ब्लॉकचेन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ये इतना मतलब सेफ एंड सिक्योर है ये टेक्नोलॉजी कि इसको आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये रिलायबल है और क्रिप्टो होने के कारण इसके अंदर इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। अब अगर आपने ग्लोबल ट्रेड कभी किया है, जनरली आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आप जैसे आप इंडिया से आप चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हो, तो पहले आपको इंडियन करेंसी को आपको यूएसडी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर यूएसडी से बाद में जाके वो युआन में जाता है। तो इसके कारण कन्वर्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोग बताते हैं कि जो कन्वर्शन कॉस्ट, अगर आप $1000 का आप करोगे तो आपका कन्वर्शन कॉस्ट होता है 6.25%। अब आप सोचिए 6.25% किसको ज्यादा जाता है? ये जाता है अमेरिकन बैंक्स को, बैंक ऑफ अमेरिका है, जो भी उनके अमेरिकन बैंक है जो डॉलर होल्ड करते हैं उनको जाता है। अभी अगर ब्रिक्स में आ जाता है तो ब्रिक्स में क्या होगा कि द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ऑफ ऑल द कंट्रीज हु आर देयर विल ट्रेड अमंग्स ईच अदर। मतलब मुझे यॉन करना रहेगा तो एक स्वैप एग्रीमेंट रहेगा कि वी विल बी एबल टू बाई चाइनीज यॉन एट अ क्लिक ऑफ द माउस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ यूएस डॉलर। तो बीच में जो लेयर है वो खत्म हो जाता है। इसके कारण यूएस जो सैंक्शंस लगाता था
लगा नहीं पाएगा। और इसको प्रमोट किया जा रहा है, इसको प्रमोट कर रहा है रशिया, इसको प्रमोट कर रहा है ईरान, जो बहुत ही सैंक्शन है यूएस से। तो आप समझ जाइए, जैसे कि अगर यूएस की डिमांड कम होती है तो यूएस के अंदर सारे डॉलर्स यूएस चले जाएंगे, तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बट आप जो बता रहे हैं कि हमें डी डॉलराइजेशन में खुश होना चाहिए क्या एज एन इंडियन, डेफिनेटली हमें नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क है। वी कैन नॉट, और यही देखिए अगर यूएस अगर चोर है तो चाइना डकैत है, आप समझ जाइए इसमें। आप यूएस में आप जाके बिल्कुल। भी, अगर आप यूएस की कंपनी, आप यूएस के सिस्टम में आपके पास कुछ तरीके से आपके पास ग्रीवियंस रिड्रेसल है। चाइना में तो ऐसा है कि इधर माई वे और हाईवे। आज ब्रिक्स की जो करेंसी है, जो ओरिजिनल ब्रिक्स है, वो 27-28 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें 18 ट्रिलियन डॉलर तो चाइना का है, 2/3 तो उनका है। देखिए उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक जरूर फॉर्म किया वर्ल्ड बैंक के जैसे, उसके अंदर 100 बिलियन डॉलर का कैपिटल डाल के रखा है। एवरी कंट्री, ऑल द 5 नेशंस हैव कंट्रीब्यूटेड 20 बिलियन डॉलर। और जो ब्रिक्स की जो नई करेंसी रहेगी, बोला जा रहा है उसके अंदर 40% इट विल बी डिनोमिनेटेड इन गोल्ड और बाकी 60% विल बी डिनोमिनेटेड इन रेस्पेक्टिव करेंसी। एवरी कंट्री विल बी हैविंग द सेम लेवरेज। आपको मालूम है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इससे ज्यादा है। आज रशियन इकोनॉमी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना, आज ब्राजीलियन इकोनॉमी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना, क्योंकि चाइना ने भी यूएस से वीट इंपोर्ट कम कर दिया है। वो ब्राजील से करते हैं, वो रशिया से करते हैं। उसी हिसाब से साउथ अफ्रीका भी यू कैन से इज, वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। सिर्फ एक भारत के एक ऐसा देश है जो चाइना को अपोज कर रहा है। इसके अंदर जो भी अगर ट्रांसपेरेंसी है, इट इज ओनली ड्यू टू इंडिया। पर इंडिया कितने टाइम वेस्ट करेगा? थोड़ी दिन पहले आपने न्यूज सुनी होगी, पाकिस्तान वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स, अफगानिस्तान वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स। जो न्यूज सिस्टम है उसको एंडोर्स करने के लिए 134 नेशंस आर विलिंग टू एंडोर्स इट, अटलांटिक काउंसिल ने बोला हुआ है। उसके अलावा चाइना ने शंघाई नेचुरल एक्सचेंज खोला है, नेचुरल एंड पेट्रोलियम एक्सचेंज भी खोला है। उसमें भी दे आर नाउ डूइंग डील विद कतर इन यॉन, यूएई के साथ यॉन में कर रहे हैं, ईरान के साथ यॉन में कर रहे हैं। ये सब इसके लिए हो रहा है क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी आज 18 ट्रिलियन है और उन्होंने कमिट किया है कि ईरान में 400 बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने कमिट किया है कि कतार के साथ कि हम आपके एलएनजी इंपोर्ट्स ले रहे हैं। तो ये दोनों नेशन जो कर रहे हैं, ये स्टेट पैक्ट है, तो ये कर पाएंगे, ऑलरेडी हो रहा है। लास्ट ईयर का फिगर है 2023 में कि टोटल जो ट्रेड हुआ है एक जो क्रूड एंड नेचुरल गैस में 80% डॉलर्स में हुआ है, 20% अदर करेंसी में हुआ है। तो पेट्रो डॉलर के जो आज 2023 में था वो 80% था। ये बाकी 20% में आप देख सकते हैं पेट्रो रूबल है, पेट्रो रुपी है, पेट्रो यॉन है। सिर्फ पेट्रो यॉन नहीं है, पर ये जो एम प्रोजेक्ट जो होने वाला है ब्रिक्स से, इसमें योनाइजेशन ज्यादा होगा। और चाइना का कोई डेटा हम भरोसा नहीं कर सकते। चाइना भले ही है, इट्स द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट अगर आपने वो पैसा कमाया है युआन में ट्रेड करके, आप युआन के अंदर आप चाइनीज ट्रेजरी बॉन्ड्स में नहीं रख सकते। दैट इज क्योंकि ट्रू। और तभी मैं, यही तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई लोग तो बोल रहे हैं डी डॉलराइजेशन, दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग, बेसिकली यू आर नॉट प्रमोटिंग इंडियन रुपी, यू आर प्रमोटिंग पेट्रो युआन, विच इज Yeah. अगेन ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो पूरा ग्लोबल जो ट्रेड डायनामिक्स है उसके अंदर पेट्रो युआन क्या वो अपना दबदबा बना सकेगा जैसे पेट्रो डॉलर का है? क्या ये भारत के लिए खतरे की चीज नहीं है? और क्या हमें भी युआन में रिजर्व रखने पड़ेंगे अपने इंस्टेड ऑफ डॉलर्स? देखिए इंडिया का वेरी वेल, भारत ने सीधा बोल दिया कि वो युआन में नहीं रखेगा। पीछे भी अगर आपने देखा होगा, भारत और रशिया के अंदर जब कुछ ट्रेड के अंदर प्रॉब्लम्स आई थी तो हमने सेटलमेंट किया दिरहम्स में, यूए की करेंसी में किया था। तो ब्रिक्स के अंदर ये सब मैकेनिज्म आ जाएगा कि आपको जरूरी नहीं है इसको युआन में करने का। बट मेरा ये मानना है कि क्यों हम युआन रिजर्व क्यों नहीं रखते। भारत का डेट टू जीडीपी है 75% आज की डेट में। मैंने अमेरिका का बताया था 135%। चाइना का बोलते हैं द डेट टू रिजर्व इज अराउंड 360%। अगर चाइना की इकोनॉमी आज 18 ट्रिलियन की
उनके डेट रहेंगे अराउंड $50 ट्रिलियन। आपको एक तरह से एक फिगर बताता हूँ, 2008 में जब अमेरिकन सब प्राइम क्राइसिस था, उस समय तो टोटल फिगर आया था $3.2 ट्रिलियन। उस समय अमेरिकन इकोनॉमी थी $15 ट्रिलियन की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस है, जिसको सारे फेड ने अपने अंदर ले लिया, तो वो 20% डेट था अमेरिकन का, तो वो लिया जा सकता है। आप सोचिए, अमेरिका चाइनीज इकोनॉमी है 18 ट्रिलियन की, उनका डेट है 32 ट्रिलियन, 10 टाइम्स ऑफ यूएस सब प्राइम क्राइसिस। कहाँ पे होगा? तो एक तरह से नहीं, मैं समझता बात को। और मैंने तो आपको पहले भी बोला है, अगर यूएस चोर है तो चाइना डकैत है। और बट और डकैत है, मैं मानता हूं। मैं और यहाँ एक रहता हूं, मुझे मालूम है कि और डकैत हैं, कि डाकू हैं। और एक चीज है कि चाइना के अंदर आपने ही बताया था कि कुछ दिन पहले कि उनके बैंकिंग फेलियर हो रहे हैं। आपने ही बताया था कि उनकी जो प्रॉपर्टी के दाम है 40% गिर चुके हैं। तो एक तरह से वहां पे भी क्राइसिस आ गया है, डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज आ चुकी है, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से वी कैन नॉट बेल आउट, वी कैन अर्लियर फाइनेंसिंग अमेरिकन कंजम्पशन, वी वांट टू सर्विस द चाइनीज डेट, द वर्ल्ड विल हैव टू टेक अ कॉल। सो दैट, एंड बट वन मोर थिंग, इन 2020 एक रिपोर्ट आया था कि चाइना का जो डिक्लेयर्ड गोल्ड रिजर्व्स है, दे वर फाउंड फेक। 83 टन जो गोल्ड है वो था ही नहीं, उसके अंदर टंगस्टन था। ऑफिशियल डेटा के आई साथ मैं आपको बता सकता हूँ। तो यू कैन नॉट नो बिलीव नो द चाइनीज डेटा। आप ट्रांजैक्शन आई करना चाहे अंडरस्टैंड दैट। आप ट्रांजैक्शन करना चाहे युआन में करिए, बट यू शुड नॉट होल्ड योर रिजर्व्स इन युआन। आप गोल्ड में लीजिए, इसके लिए गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। बट एक मिनट उमेश जी, मुद्दा ये है कि वी ऑल अंडरस्टैंड कि हम चाइना के ऊपर ना तो डिपेंड कर सकते हैं, ना विश्वास कर सकते हैं। ये तो बात सही है। लेकिन जैसे इन्होंने सिस्टम बना दिया, जो प्रोजेक्ट एम ब्रिज है, आपको मालूम है कि ये बाईपास करना चाहते हैं स्विफ्ट सिस्टम को। और कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्ले भी करेंगी इस सारे पेट्रो युआन को एक स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए, ऑयल की पेमेंट्स के लिए। इसका पहले तो बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि पूरी दुनिया के ऊपर जैसे ये पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं, यूएस का जो स्विफ्ट सिस्टम है उसको बाईपास करना चाहते हैं? क्या चाइना पॉसिबल होगा चाइना के लिए? क्या जो सारी पेट्रोल या क्रूड जो है उसको प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, क्या इसका पार्ट बनेगी और युआन को बिल्कुल सर पे बढ़ा लेंगी जैसे डॉलर को बढ़ाया था? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिकन मिलिट्री इज देयर टू प्रोटेक्ट द स्टेटस ऑफ डॉलर एज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। रशिया, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि देयर आर लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आपने देखा है कि रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, ईरान इसराइल में चल रहा है, चाइना के अंदर मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी चल रहा है। जापान अपने जहाज वापस अभी रिटेलिएट करना चालू कर दिया है, दे आर सेंडिंग द शिप्स इन द साउथ चाइना सी। इंडिया के अंदर बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान को चालू कर दिया है। और ब्राजील में तो वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ था, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे जो प्रो रशियन थे वो हारे थे 0.5 या 0.7% से। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका चुप रहेगा। अमेरिका के जो कोवर्ट और सॉफ्ट पावर है वो कहीं ना कहीं काम आएगा, और यहाँ पे इंक्रीज ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अमेरिका कुछ करने वाला है ही नहीं। आप प्लान कर दिए और हो जाएगा, बातें बहुत हो सकती है, बट बिहाइंड द सीन्स अमेरिका, यू कैन नॉट राइट ऑफ अमेरिका। सेकेंड, चाइना को खुद चाहिए अमेरिका। आज अमेरिकन इकोनॉमी अगर 25 ट्रिलियन है और चाइनीज इकोनॉमी 18 ट्रिलियन है, तो एक है कंजम्पशन और एक करता है प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों का आपसी अरेंजमेंट है। दोनों अगर डाउन जाएंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी में उनको खुद को प्रॉब्लम है। तो ये दोनों लोग आपस में गेम खेल रहे हैं, ताकि कहीं पे अगर दोस्ती करना है तो दोस्ती कर लेते हैं, कहीं पे अगर कॉन्फ्लिक्ट करना है तो कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। तो हमें इन दोनों के अंदर नहीं पड़ना है। मोदी जी ये बात समझ चुके थे, इसलिए 2 साल पहले उन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का नारा भी दिया था, यूपीआई को बढ़ाया है। यूपीआई के अंदर पेमेंट भी बढ़ रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, आज कोई कंट्री इंडियन रुपी होल्ड करना चाहता है क्या? क्यों करेगा? आपकी इकोनॉमी साइज क्या है? 4 ट्रिलियन है। चाइना का क्या है? 18 ट्रिलियन है।
डेफिनेटली होल्ड करेंगे, क्योंकि उधर उनको ट्रांजैक्शन के लिए चाइनीज गुड चाहिए, और अमेरिका इसके लिए करना है क्योंकि अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी। इनफैक्ट इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के साथ है। तो हु विल होल्ड इंडियन रुपीज? हाँ, इंडियन रुपीज बढ़ेगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा। आज हम जो पेट्रो रुपी की बात कर रहे हैं वो हम रशिया के साथ कर रहे हैं, हम ईरान के साथ कर रहे हैं, हम वेनेजुएला के साथ भी चालू कर चुके हैं, बट इट विल टेक टाइम, और इतनी जल्दी डॉलर के ऊपर शिफ्ट होना मुश्किल है। मैंने लास्ट ईयर ही आपको बताया था कि 2023 में जितने भी ग्लोबल सेल्स हुआ था पेट्रोल का, उसमें 80% डॉलर डिनोमिनेट था, 20% को ज्यादा करेंसी। और इस साल कितना हो जाए मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा शिफ्ट होगा, बट ये अमेरिकन दादागिरी जरूर कम होगी। अमेरिका भी सैंक्शंस नहीं लगा पाए, जरूरी है। वी नीड एन अनदर पेमेंट सिस्टम, डेफिनेटली चाहिए, बट हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पेमेंट सिस्टम में हमें फायदा है। मुझे एक चीज बताइए, आपको नहीं लगता कि जैसे अमेरिका की आपने बोला अभी कि दादागिरी कम हो रही है, होनी भी चाहिए, कि सारी दुनिया को एक ही दादा उसको सुनना पड़ता है और उसकी दादागिरी सहन भी करनी पड़ती है। जब अमेरिका की दादागिरी कम होगी, पेट्रो युआन को अब जैसे प्रमोट किया जा रहा है, फिर भी 10-15% का तो डेंट युआन ने लगा दिया है पेट्रो डॉलर को। आपको नहीं लगता कि इससे यूएसए और चाइना की जो टेंशन्स हैं वो भी एस्केलेट होने वाली हैं? देखिए, वो तो होना ही है, आज नहीं तो 2-3 साल में होना ही है। बट वो बोलते हैं कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द डैमेज, वो एक दूसरे को डैमेज भी कम करना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू डैमेज अदर कंट्रीज, जैसे ब्राजील को डैमेज करेंगे, वो रशिया को करेंगे, इंडिया को करेंगे। आपको इनफैक्ट एक और एक चीज बता देता हूँ, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर्स बीच में मिले थे, उन्होंने ब्रिक्स के अंदर ही अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है, और वो बोल रहे हैं कि अगर आपको ब्रिक्स सिस्टम चलना है तो हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट विद वीटो पावर चाहिए। तो बहुत बड़ा गेम है इसमें। आज हम जो बात कर रहे हैं, कल वो परिदृश्य भी चेंज हो सकता है। बहुत बिहाइंड द सीन बहुत काम चल रहा है। चलिए, बिहाइंड द सीन बहुत बड़ा काम चल रहा है, लेकिन एक चीज़ और है कि आपको नहीं लगता कि अगर बाई चांस, जैसे अभी 10% तो ऑलरेडी पेट्रो युआन में काम होना शुरू हो गया, अगर ये परसेंटेज बढ़ गया 25%, 30% हो गया, क्योंकि चाइना खुद बहुत बड़ा एक इम्पोर्टर है तेल का, और उसने अगर इसको युआन में कन्वर्ट कर दिया, आपको नहीं लगता कि ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के अंदर पावर बैलेंसेस शिफ्ट हो जाएंगे? और अगर अमेरिका की दादागिरी है, कल को चाइना की दादागिरी भी बढ़ती शुरू हो जाएगी, और भारत के लिए तो खतरे की घंटी है। देखिए, मैंने एक चीज बताया है कि ये जो टेक्नोलॉजी जो एम्ब्रिज है, वैसे ही आपको अगर मालूम होगा, आसियान में दे हैव डेवलप्ड देयर ओन करेंसी ट्रेड सिस्टम फॉर पेमेंट। इंडिया अपना यूपीआई खुद चालू कर दिया है। आप बोल रहे हैं भारत के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाके बोल दिया, आपको चाहिए तो हम अपना यूपीआई का एपीआई हम शेयर करने को तैयार है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ही इज विलिंग टू शेयर इट। और आपको जान के हैरानी होगी, नाइजीरिया, नामीबिया और एक साउथ अफ्रीकन कंट्री, उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया है इंडिया का यूपीआई, इंडिया के सिस्टम, इंडिया की टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि चाइना अगर उधर कर रहा है तो इंडिया चुप बैठा है। इंडिया अपना चीज अपना कर रहा है, वैसे ही रशिया भी कर रहा है। ईरान का खुद का पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है। तो एवरी कंट्री इज डेवलपिंग इट्स ओन। तो अब वो दादागिरी वाला टाइम चले गया है, चाइना नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ईरान बोलेगा अच्छा, मुझे ईरान आपको यही बोलेगा, आपको करना है तो इसमें करो, मैं दिरहम्स में ले लूंगा पैसे, मैं युआन में नहीं लूंगा, क्या कर लो क्या आज। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रशिया की इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन की, फिर भी वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर तीनों है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो एक्सपोर्टिंग है। और रशिया ने तो अभी ब्रिक्स का ग्रेन एक्सचेंज भी चालू करने की बात की है, जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के एक राइवल में रहेगा। तो एक तरह से एवरी कंट्री जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी कलेक्टिवली आ रही है, और इसके अंदर आपको कोऑपरेशन ही करना पड़ेगा। आप कन्फ्रंटेशन किए तो ग्रुप आपस में मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो स्विफ्ट तो है ही ना अपने पास,
चाइना ने हम्म। मस्ती किया तो स्विफ्ट है, स्विफ्ट अगर मस्ती करेगा तो हमारे पास चाइना है, चाइना का एक प्रोजेक्ट है। और हम कौन सा चुप बैठे हैं? यूपीआई इज बीइंग अडॉप्टेड इन 25 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट चल रहा है, इट इज हैपनिंग विद अराउंड 20 कंट्रीज। हमारा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इट इज नाउ बीइंग डिनोमिनेटेड इन रुपीज। हम्म। अभी मैं कल भी पढ़ रहा था, शर्पा कोलंजी जो ग्रुप है, उन्होंने अभी लास्ट ईयर उन्होंने 14,000 करोड़ इंडियन डेब्ट मार्केट से लिया है। उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करना था उसके वो भी रीनेगोशिएट हो गया, दैट विल आल्सो बी पेड इन रिटर्न। बिल्कुल तो आप सही है सोचिए। सर। दैट मीन्स जो ये काम हो रहा है, भारत अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना अपनी पोजीशन को ले रहा है, और जो ये एक शिफ्ट है या अमेरिका की जो दादागिरी कम हो रही है, जो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हुई है उसमें दोनों लगे हैं कि मैं कौन आदमी उस स्पेस में ज़्यादा अपना हिस्सा भर लेगा। उसी देखिए की लड़ाई है आज की डेट में। देखिए, ये एक बहुत ही एक अलग ही सिनारियो भी जा सकता है। अमेरिका अमेरिका हैज टू सेटल पेमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रेडिटर है अमेरिकन डॉलर। फिजिकल डॉलर वर्ल्ड में घूम रहे हैं। हमने पहले भी बताया है कि अमेरिकन डॉलर प्रिंट कर रहा है, फेडरल रिजर्व भी प्रिंट कर रहा है, उसको नॉर्थ कोरिया में भी प्रिंट किया जा रहा है। और नॉर्थ कोरिया ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम फंड किया है, वो पूरा अमेरिकन डॉलर जो उनकी कंट्री में प्रिंट किया गया है। और एलिजिडली उसकी जो मशीनरी एंड पेपर एंड इंक वाज सप्लाइड बाय चाइना। तो द पॉसिबिलिटी कि अमेरिका खुद अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी निकाल रहा है। हमने 2016 में डीमोनेटाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीस देखा। अगर डीमोनेटाइजेशन ऑफ यूएस फिजिकल डॉलर हो जाए तो क्या होगा, वो सोच लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये हो जाएगा, चलो ये तो एक नई गेम है, बट एज फार एज जो स्पेस है जो कम हो रही है अमेरिका की, उसको लेने की चाइना भी कोशिश कर रहा है, भारत भी कोशिश कर रहा है। अब आगे जाकर देखते हैं कि जिसमें जितना दम होगा, जितना डिप्लोमेटिकली हम स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। शायद मोदी जी इसीलिए जो इकोनॉमी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इकोनॉमी जितनी राइज होगी उतना मेरा पावर दुनिया में नेगोशिएट करने का बढ़ेगा। इसलिए अब शायद वो पंगा नहीं लेना चाहते किसी भी दुनिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, बेशक वो दुश्मनी क्यों ना हो। देखिए, पंगा तो उन्होंने सबसे ले चुके हैं। अपना खुद का नेविक जीपीएस बना दिया है। भारत ओएस उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है। वैक्सीन आप कर रहे हो, मेड इन इंडिया आप डिफेंस का काम कर रहे हो, बिग टेक के ऊपर आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हो। पंगा तो सबसे ले चुके हैं और देश हित में ही ले रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मल्टी फ्रंट वॉर सब जगह चल रहा है। ओवर्ट एंड ओवर्ट साइबर वॉरफेयर, मेरे हिसाब से तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर चालू हो चुका है 2020 में। जो अमेरिका और चाइना का जो वायरस है, वो वुहान, इट इज अ बेबी ऑफ बोथ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मोदी जी इज नाउ मोर फोकसिंग ऑन द इकोनॉमी। वो चाह रहे हैं कि भारत की जो डिस्पोजेबल इनकम्स है उन लोगों की बढ़े। आज रशिया के साथ वो तेल ले रहे हैं एट सब्सिडाइज रेट। वही जो क्रूड होता है उसको प्रोसेस करके वो एक्सपोर्ट हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में। ये कभी हो रहा था क्या? मेरे हिसाब से तो रशिया यूक्रेन वॉर कभी बंद होना ही नहीं चाहिए। इसके कारण ये हमारा अरेंजमेंट चलता रहेगा। सेकेंड, इसराइल और हमास और हिजबुल्लाह के बीच में अगर लड़ाई चल रही है, इसराइल को जो वेपन सिस्टम चाहिए, जो उनको जो शेल चाहिएगा, आर्टिलरी, वो भारत में ही बनेगी। और वहां पे गाजा के लोगों और पैलेस्टीनियन लोगों को अगर जॉब्स नहीं मिलते हैं तो दे विल कॉल पीपल फ्रॉम इंडिया। ताइवान ने भी पूछा था इंडिया के, हमें ब्लू कॉलर जॉब चाहिए, पीपल चाहिए। तो इंडिया विल emerge as a source of human capital also to the world। तो एक तरह से आप देखिए, सबसे बड़ा जो एविएशन ऑर्डर है वो इंडिया ने दिया है। तो हर जगह से सारी कंपनीज को बोल रहे हैं आप इंडिया में आ जाओ। तो आप समझ लीजिए, अगर कल सारी अमेरिकन कंपनीज, सारी अगर ताइवान की कंपनियां, इवन अगर चाइना अपनी कंपनियां इधर खोल देगा तो विल दे अटैक इंडिया? दैट इज ट्रू। मैं हमेशा एग्री करता हूँ कि जब आपके कंट्री के अंदर दुनिया की इन्वेस्टमेंट की होती है,
वो कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं करते। और भाई पाकिस्तान का देख लो, पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिससे उसने भीख ना मांगी हो, और सभी दुआ करते हैं कि मर ना जाए। तो ऐसा ही होता है, जब आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हो तो आपको बचाने के लिए वो सारे काम किए जाएंगे, आपके ऊपर अटैक कोई भी करेगा नहीं। यस, यू आर राइट कि जो युआन है इसको पुश किया जा रहा है। डी डॉलराइजेशन इज नॉट इन अवर फेवर। जो लोग बार बार बोल रहे हैं और ये डॉलर का जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा, और भाई उसका खत्म होगा तो युआन का बढ़ जाएगा, और सर, यही हमारे लिए खतरे की घंटी है। आपका जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ आपका ट्रेड सरप्लस है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। आपकी आईटी इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। आज अमेरिका भले ही चोर है, पर उधर वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो आपको सपोर्ट करता है, पेंटागन आपको सपोर्ट कर रहा है। वहाँ की एक जो विंग है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो आपके अगेंस्ट है। तो वहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ सपोर्ट जरूर है आपको। चाइना में तो है ही नहीं, आपके गलवान में आके बैठ गया, वो डोकलाम में प्रॉब्लम कर रहा है, इमीडिएटली आपके नॉर्थ ईस्ट में सबको आर्म्स दे रहा है। बांग्लादेश में भी बोला जा रहा है कि वहां पे भी उन्होंने इसके लिए रेजिम चेंज कराई, क्योंकि उनके जो JF-17 एयरक्राफ्ट थे वो डिफेक्टिव पाए गए थे। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो ये दोनों चीज नहीं करने दे रहा चाइना। आज इंडिया और चाइना आपस में नहीं लड़ेंगे, दे विल फाइंड अ न्यूट्रल ग्राउंड। तो आज अगर बांग्लादेश में जीता है तो चाइना जीता, इंडिया हारा है उधर। और हमें याद रखना पड़ेगा कि चाइना किसी का सगा नहीं है, अमेरिका भी किसी का सगा नहीं है। आपको अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और हमेशा मेरा मानना है कि भारतीय इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था लास्ट वीडियो में कि अतिथि देवो जो भव, जो हमारी मेंटालिटी है, उसको थोड़ा शेड करना जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा हमारा फायदा किसमें है। नहीं, हमें अतिथि में और घुसपैठियों में फर्क निकालना पड़ेगा, तभी हम ठीक कर सकते हैं। हम हर एक को अतिथि बोलकर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम बोलते हैं कि ये सारे अतिथि हैं, तो अतिथि कब वापस जाओगे वो भी साथ में, ये करना चाहिए। अगर ना जाए तो लात मार के बाहर वापस भी भेजना चाहिए। चलिए, आज का मुद्दा हमारा अतिथियों का नहीं था, आज था पेट्रो डॉलर और पेट्रो युआन का। आपने बड़े ब्यूटीफुली समझाया इसको कि क्या होने वाला है और क्या डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। भारत इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी है, हमने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं, अपने शस्त्र बाहर निकाल लिए हैं, और लगता है कि हम इस युद्ध के अंदर ठीक ठाक अभी तक है। आगे देखते हैं कि चाइना कौन सी मूव्स करने वाला है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी वाउंड अप पूरा जो हमारा मुद्दा था आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, डी डॉलराइजेशन के ऊपर, और मुझे हमेशा ही हैरानी होती है हाउ कैन दे प्रमोट दिस थिंग, बिकॉज ये तो हमारे फेवर की बात ही नहीं है। और आपने ब्यूटीफुली समझाया इसको, थोड़ा टेक्निकल था आज। देखिए, डी डॉलराइजेशन जो प्रमोट कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग युआनाइजेशन इन दिस गाइस। I appeal them to promote internationalization of rupee rather than stating de-dollarization. रुपीइजेशन की बात करिए। ये आपका पंच लाइन बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनलाइज ऑफ रुपी इज मोर इम्पोर्टेंट देन नेशनलाइजिंग पेट्रो युआन। ये बेवकूफ़ी है, हमारे देश के हक की बात बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सर, वेरी वेरी डीप डिस्कशन टुडे। कई लोग बोलेंगे कि आपको इतने डीप टॉपिक्स लेने की ज़रूरत क्या होती है, बट क्या करें, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसको जब ब्रिक्स का प्रोग्राम होगा, जब वो होना है 22 अक्टूबर को, उससे पहले दोबारा से इसके ऊपर टच करेंगे, बिकॉज देर आर सडन थिंग्स विच आर गोइंग टू बी चेंज्ड। अभी चाइना ने भी कुछ हरकतें करनी शुरू करी हैं अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। इन्होंने ब्रिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, दे आर बैंकिंग अपॉन ब्रिक्स सक्सेस, क्योंकि उससे चाइना का जो वजूद है वो जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर कुछ डिटेल में मैं बातें करूंगा जैसे ही मुझे अंदर की कोई चीज़ें मेरे पास हैं। पूरी पिक्चर मेरे पास अभी क्लियर नहीं है। ब्रिक्स का जब 22 अक्टूबर को होना है, उससे पहले 18-19 को दोबारा से इसके ऊपर टच करेंगे। देखिए, डी डॉलराइजेशन यू आर सर्विसिंग अमेरिकन कंजम्पशन, एंड युआनाइजेशन यू विल बी सर्विसिंग चाइनीज डेट। आपको देखना है आपको क्या प्रमोट करना है। बिल्कुल सही है, प्रमोट हमने सिर्फ भारत को करना है और भारत के रुपये को करना है, और किसी को नहीं करना है। तो सर, थैंक यू सो मच।
अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।